माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ, भाग 17। छवि, ऐसी बात नहीं है। जब आप दोनों ने मुझे किस किया तो मुझे गुदगुदी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हूँ। नील स्माइल करते हुए, तो मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा था? छवि शर्मा कर, हाँ। नील छवि से बात कर ही रहा था कि उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है जब वह अपना मोबाइल देखा है तो उसके मोबाइल पर वीर का मैसेज था जिसमें लिखा था, अनिल जल्दी से स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नील अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखकर छवि से कहता है, मैं तुम्हें दवाई देने आया था, तुम अपनी दवाई लो और आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है, ठीक है ना? तभी अपना हाँ मैं गार्डन हिलती है नील फिर छवि को दवाई देता और स्टडी रूम में आ जाता है। स्टडी रूम, नील क्या बात है भाई, क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? वीर नील को फाइल देते हुए, ये लो, इस फाइल में छवि की इंफॉर्मेशन है। नील उसे फाइल को ओपन करके देखकर हैरानी वाले भाव से कहता है, भाई छवि अभी 18 साल की नहीं हुई है, 2 महीने बाद वह 18 साल की होगी। वीर, हाँ वह अभी बहुत छोटी है। नील भाई, इसमें छवि के बारे में तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। वीरहा नील, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। ऐसा क्यों भाई? नील तुम खुद सोचो, छवि ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वह अपनी इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहती कि वह कहाँ है भाई? इस फाइल में लिखा है कि छवि की स्टेप मदर है, शायद इस वजह से छवि अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो, शायद वह सभी को परेशान करती हो। नील 26 ने अपने स्कूल की हर क्लास में टॉप किया है और पिछले साल ही उसने 12th क्लास पास की है, उसमें भी उसके ने टॉप किया है। फिर उसे उसके फादर ने आगे क्यों नहीं पढ़ाया, जबकि छवि की स्टेप सिस्टर जो कि पढ़ाई में बस ठीक ठाक है, वह हमारे कॉलेज ओबरॉय कॉलेज में पढ़ रही है, जो कि शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है। छवि के कोई दोस्त भी नहीं है, जबकि छवि की स्टेप सिस्टर के कई सारे दोस्त हैं, यहाँ तक कि छवि को किसी ने भी किसी भी शादी में पार्टी में नहीं देखा, क्योंकि वह कभी गई ही नहीं। रोहित ने पता करवाया ही कि छवि जहाँ रहती है वहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते, और जो लोग रहते हैं वो है थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए छवि के घर में क्या होता है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि छवि को कभी उन्होंने घर से बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। शादी या पार्टी में भी सिर्फ छवि के फादर, स्टेप मदर और सिस्टम ही जाया करते थे, और छवि घर पर रहती थी। नील, ये सारी बातें तुम्हें अजीब नहीं लगी? हाँ, तो हो सकता है भाई छवि को ये सब बिल्कुल पसंद ना हो, ना दोस्त बनना पसंद हो, ना ही शादी या पार्टी अटेंड करना पसंद हो। वीर, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन छवि का मन पढ़ाई में बहुत तेज है, तो फिर उसे 12th क्लास के आगे क्यों नहीं पढ़ाया? मुझे लगता है हमें छवि से इस बारे में बात करना चाहिए। वीर, अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि छवि अभी हमें कुछ बताएगी। हमें पहले उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी ताकि वह हमसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सके। वीर और नील थोड़ी देर और एक दूसरे से बात करते हैं, फिर उसके बाद दोनों ही स्टडी रूम निकाल कर अपने रूम में सोने जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। छवि को ओबरॉय मेंशन आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस बीच नील और वीर दोनों ने ही छवि का बहुत ख्याल रखा, छवि को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दी। दोनों ने ही बार बार छवि को अपने प्यार का एहसास करवाया। छवि के दिल में भी अब वीर और नील के लिए प्यार बढ़ रहा था, लेकिन वह अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। देविका काकी ने भी छवि का बहुत ख्याल रखा। छवि ने भी देविका कई को अपनी माँ का दर्जा दिया। छवि देविका आंटी को कई माँ का कर बुलाती थी। इन 2 हफ्तों में नील ने भी अपने बॉस रमेश खन्ना के खिलाफ सारे इलीगल कामों की लिस्ट खोल कर रख
दी थी रमेश खन्ना निर्णायक, जाने कितने मासूम का अपने काम के लिए मर्डर तक करवाया है। ये बात तकनील ने शक्ति को बता दी थी। अनिल ने भी रमेश खन्ना का उसके गलत कामों में भरपूर साथ दिया। वीर और नील ने रमेश को बर्बाद करने के लिए उसके सारे शेयर्स खरीद लिए, जिस वजह से जितने भी बिजनेसमैन ने रमेश से डील की थी उन्होंने वह सब डील कैंसिल कर दी, जिस वजह से रमेश को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद वीर ने रमेश के घर और ऑफिस में रेड करवा दी। रमेश का घर नीलाम हो गया। अब वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। जो भी सबूत वीर को नील से मिले थे वह सारे सबूत वीर ने पुलिस को दे दिए, जिस वजह से पुलिस रमेश को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक रमेश पुलिस के हाथों नहीं आया। अनिल इस वक्त पुलिस कस्टडी में था, लेकिन अनिल को ये बात अभी तक पता नहीं कि उसका किडनैप किसने किया था, क्योंकि जब भी अनिल से शक्ति मिलता तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही उससे मिलने, और वीर और नील तो कभी अनिल के सामने आए ही नहीं। मिश्रा हाउस। राजेश जी गुस्से में बुक लिए हुए घर का सारा सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उर्मिला और ईशानी दरी सनी सी एक तरफ खड़ी थी। राजेश का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन 2 हफ्तों में राजेश जी ने न जाने कितनी बार घर के सामान को तहस नहस किया था। राजेश जी गुस्से में हराते हुए कह रहे थे, पता नहीं ऐसी कौन से बिल में घुसकर बैठी है वह लड़की जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी खुफिया आदमियों ने उसे हर जगह ढूंढ लिया, इस शहर के हर कोने में ढूंढ लिया, यहाँ तक कि आसपास के सारे शहरों में देख लिया। आखिर वह लड़की जहाँ कहाँ सकती है, जमीन निकल गई या आसमान का गया। उर्मिला डरते हुए, आप शांत हो जाए। वो लड़की आखिर कब तक छुपी रहेगी? वह मनहूस कभी ना कभी तो सामने आएगी ही, फिर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। रमेश गुस्से से सीखते हुए, चुप करो तुम सब, तुम्हारी और तुम्हारी इस बेवकूफ बेटी की वजह से हो रहा है। अगर तुमने उसे लड़की को ईशानी के साथ नहीं जाने दिया होता तो वह लड़की हमारे पास रहती। तो हफ्ते हो चुके हैं उसे गए हुए, अभी तक तो वह मिली नहीं, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उसे पटल से भी ढूंढ निकलेगा। मैंने अपने आदमियों से कहकर उसे रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज लाने को कहा था, लेकिन पता चला कि किसी ने उसे रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। उर्मिला जी ऐसा क्यों करवाए? राजेश सोफे पर बैठते हुए सुना है ओबरॉय ब्रदर को फंसाने के लिए रमेश ने उनके लिए जाल बिछाया था, लेकिन वह अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए रमेश खन्ना ने वह सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। लेकिन ओबरॉय ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, पता नहीं कैसे उन्हें ये फुटेज कहां से मिल गई, जिस वजह से ओबरॉय ब्रदर्स ने रमेश खन्ना को आसमान से लाकर सीधा जमीन पर पटक दिया। उसके सारे शहर से अपने नाम करवा ले। उसका घर नीलाम हो गया। अब वह दर दर की ठोकर खा रहा है। पता नहीं कैसे पुलिस के पास उसके सारे इलीगल कामों की खबर का दी गई। पुलिस उसे जगह जगह ढूंढ रही है। उर्मिला जी ने देखा कि राजेश का गुस्सा अभी धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो वह भी राजेश जी के पास बैठकर उनसे कहती है, उर्मिला जी है हल्का हंसते हुए, मुझे तो ये रमेश खन्ना कोई बेवकूफ ही लगता है, तभी तो इतनी पावरफुल प्रदर्शन से टक्कर लेने चला था। अब खुद ही मुंह है कि खा कर बैठा है। उर्मिला जी फिर चाहते हुए कहती है, आप एक कम कीजिए, आप ओबरॉय ब्रदर्स से वह सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो वह कल मोही भी उसे फुटेज में होगी ही, जिसे हम थोड़ी बहुत तो जानकारी उसके बारे में मिल ही जाएगी। राजेश जी, मैं पिछले 1 महीने से अपने प्रोजेक्ट के लिए ओबरॉय ब्रदर्स के साथ मीटिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। ओबरॉय ब्रदर्स के साथ मीटिंग करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रोक ब्रदर्स के साथ मीटिंग करने के लिए नहीं जाने कितने महीना पहले से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर
भी उन्हें यह मौका नहीं मिलता। पता नहीं मुझे भी यह मौका मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन अब तो उनके पास वह सीसीटीवी फुटेज भी है जिससे मुझे उसे लड़की के बारे में कुछ पता ही चल सकता है। राजेश जी अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाकर बड़े गुस्से में रहते हैं। बस एक बार वह लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर बताऊंगा उसे मैं मेरी कैद से भागने का क्या नतीजा होता है। उर्मिला जी आप अपनी कोशिश जारी रखिए। ओबरॉय ब्रदर्स से मिलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, कभी ना कभी तो आपको उनसे मिलने का मौका मिल ही जाएगा। ईशानी जब सुनती है कि उसके पापा ओबरॉय ब्रदर्स से मिलने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि वह भी उपरोक्त ब्रदर्स से मिलकर रहेगी और यह मौका वह अपने हाथ से नहीं जाने देगी।